दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर में जो बेयरिंग्स यूज़ होते हैं उस पे है ये वीडियो। इस वीडियो में 24 स्लाइड है और 24 स्लाइड में कुछ स्लाइड थ्योरेटिकल है, उससे हम लोग ऊपर-ऊपर देखेंगे और बहुत से स्लाइड प्रैक्टिकल हैं जो हमारा मेन कंसर्न है। सो बेयरिंग्स पे आने से पहले इलेक्ट्रिक मोटर में जो बेयरिंग्स होते हैं उसका कैसा मेंटेनेंस किया जाता है, उस पे आने से पहले ये दो दो नेम प्लेट आपको दिख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। इसको आप देख के क्या बता सकते हैं किस मोटर में आपको ग्रीसिंग करना है और किस में नहीं करना है? आप वीडियो को पॉज़ कर लीजिए और थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, जस्ट नेम प्लेट देख के, ठीक है? इसका आंसर हमें लास्ट में मिलेगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। तो ये बेयरिंग का डेफिनेशन है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जो सपोर्ट करता है रोटेशन ऑफ और मूविंग पार्ट्स, ठीक है? तो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए इसमें इस वीडियो में कुछ पार्ट्स होंगे जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके? तो और गूगल पे एनीवे अवेलेबल है। तो बेयरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक मैकेनिकल कंपोनेंट ऐसा है जो रोटेशन को या फिर मूविंग पार्ट को सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर में बेयरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो रोटेटिंग मशीन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन के बाद। बेयरिंग्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली हम 2 टाइप्स पे फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज़ बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग। उस पे आगे जैसे डिटेल में देखते हैं और बेयरिंग किस तरह दिखता है खैर आपको पता ही होगा, बस जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज। बॉल बेयरिंग कितने टाइप्स का होता है? तो ये 4 टाइप्स के हैं और उसमें जो पहला आप देख रहे हैं डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग वो हमारे कंसर्न का है, वो जनरली ज़्यादा यूज़ होता है कंपेयर टू रिमेनिंग 3 दैट इज़ एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, सेल्फ अलाइन्ड, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। उसके बाद रोलर बेयरिंग्स पे आते हैं, तो उसमें जो पहला वाला है सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग वो हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो का कंसर्न रहेगा। रिमेनिंग जो 3 हैं वो भी जनरली यूज़ होते हैं, बट कंपैरेटिवली लेस। अब ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, बॉल बेयरिंग कब यूज़ करना चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है बॉल बेयरिंग का एज़ कंपेयर टू अदर्स बेयरिंग तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। उसके बाद रोलर बेयरिंग कब यूज़ करते हैं, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, इसे स्किप करते हैं जल्दी। अब आते हैं साइकिल ऑफ अ बेयरिंग। बेयरिंग का जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल होता है या फिर किसी का भी, तो बेयरिंग का जो साइकिल है वो कैसा है? सबसे पहला बेयरिंग को हम इनिशियल इंस्टॉलेशन मोटर में जब मोटर इंस्टॉल होता कमीशन होता है कमीशन नहीं सॉरी जब मोटर को असेंबल करते हैं तो वहाँ पे बेयरिंग को इंस्टॉल करते हैं ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड पे। तो सबसे पहला है इंस्टॉलेशन। एग्जांपल मोटर का ही लेके चलते हैं तो बेयरिंग इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद नॉर्मल ऑपरेशन है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, मोटर अगर नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। तो बेयरिंग प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं उसको मॉनिटर करते हैं उसके साउंड से। अब अगर आप मोटर के बगल में जाके खड़े हैं तो उसका साउंड आपको बता देगा कि बेयरिंग प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, उसका मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं प्रॉपर। उसके बाद ऑब्वियसली एक समय के बाद बेयरिंग या फिर कोई भी चीज़ डिग्रेड होता है, तो डिग्रेडेशन है और फेलियर है। फेलियर को हम लोग कुछ टाइम तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि एक सम पॉइंट ऑफ टाइम बेयरिंग खराब होगा ही, कोई भी चीज़ खराब होता है। पर प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तो उसे काफ़ी दिन तक चला सकते हैं। उसके बाद अगर वो खराब हो गया तो ओवरहॉलिंग एंड रिप्लेसमेंट किया जाता है, ठीक है? अब मोस्ट कॉमन बेयरिंग प्रिवेंशन स्टेप्स तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसे खराब होने से पहले खराब होने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हैंडल और स्टोरेज अच्छे से करना चाहिए जब वो नया रहता है तब। उसके बाद चेक द बेयरिंग हाउसिंग। तो जहाँ पे बेयरिंग आप लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल मोटर में बेयरिंग लगा रहे हैं ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड में, तो उसका जो हाउसिंग है, उसका जो माउंटिंग है उसको प्रॉपर्ली चेक करें। टेढ़ा अगर बैठा तो भी बेयरिंग जल्दी डैमेज होगा। यू हैव टू पुट इट स्ट्रेट। ओके, लुब्रिकेशन प्रॉपर देना चाहिए और लुब्रिकेशन किस तरह का होता है, क्या कौन से ग्रेड का होना चाहिए वो सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। अवॉइड टेम्परेचर आउटसाइड बेयरिंग रेंज। सो बेयरिंग अलग-अलग डिफरेंट रेंज का होता है तो उसका टेम्परेचर भी उतना ही सपोर्ट करेगा। छोटा बेयरिंग को आप ओवर हाई लोड पे नहीं दे सकते हैं। वो ऑब्वियसली हीट अप होके डैमेज हो जाएगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है। वेयर पॉसिबल प्रिवेंट कोरोजन। जो जंग लगना है उससे बचाना होता है आपको, ठीक है? पानी और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में ना आए। और मॉनिटरिंग जो हमने देखा था। सो मेंटेनेंस ऑफ बेयरिंग तो ये 5 स्टेप है, इसे आप देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कंसर्न फॉर टुडे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था बेयरिंग जो 2 इम्पोर्टेंट है दैट इज़ बॉल बेयरिंग और सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग। इन दोनों पे बात करते हैं क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको यही 2 बेयरिंग मिलने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो बॉल बेयरिंग है वो जनरली लो रेटिंग मोटर्स के लिए यूज़ होता है
और जो बहुत हैवी मोटर्स होते हैं जिनका पावर कैपेसिटी ज़्यादा होता है, लोड ज़्यादा होता है, वहाँ पे सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग। रीज़न बहुत सिंपल है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिज़न करेंगे, तो राइट हैंड साइड का जो बेयरिंग है वो चौड़ा है और उसका जो इम्पैक्ट होगा एक सर्टेन पॉइंट पे वो नहीं रहेगा। बट जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, उसमें एक सर्टेन पॉइंट पे पूरा प्रेशर ड्रॉप करेगा। तो इसके लिए अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग पे जाएँगे एज़ पर द मोटर डिज़ाइन। नेक्स्ट आते हैं 2 प्रॉब्लम पे हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है? और उसमें से पहला है प्रिवेंशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक आर्किंग। और इलेक्ट्रिक आर्किंग क्या होता है आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रिक का जब एक सप्लाई होता है या फिर एक फ्लो होता है तो वहाँ पे आर्क क्रिएट होता है। तो ये बेयरिंग में भी होता है। अब कैसे होता है? ये हम देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है बेयरिंग मेल्ट कर जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक आर्किंग। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक आर्किंग होगा तो कोई भी मेटेलिक पार्ट है वो मेल्ट करता है। उसके बाद प्रोवाइड प्रॉपर मोटर अर्थिंग और ग्राउंडिंग टू अवॉइड फेलियर ऑफ बेयरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक बर्न्स। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लो ऑफ करंट है वो बेयरिंग के थ्रू होता है। उसको डिटेल में हम लोग आगे समझते हैं। तो अगर आप अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग मोटर को प्रॉपर्ली प्रोवाइड किए हैं और जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आपको 2 अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है करना होता है मोटर में, सो दैट जो लीकेज करंट है या फिर जो रेसिडुअल करंट होता है मोटर के अंदर, जो अनवांटेड करंट है वो बेयरिंग के थ्रू नहीं बॉडी से ग्राउंड में चला जाए। और वही नीचे मेंशन किया हुआ है, ग्राउंड वायर स्टॉप करता है या रिड्यूस करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज करंट थ्रू द बेयरिंग्स। एंड इफ रिक्वायर्ड यूज इंसुलेटेड बेयरिंग। इंसुलेटेड बेयरिंग ऑब्वियसली एक्सपेंसिव आता है, तो इन केस ऑफ वीएफडी आप ये इंसुलेटेड बेयरिंग यूज करें, उससे बेयरिंग का लाइफ और मोटर का लाइफ लंबा चलेगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे वीएफडी के केस में कैपेसिटेंस और वो सब पूरा प्रॉपर मेंशन किया हुआ है किस तरह से जो एक कैपेसिटेंस क्रिएट होता है स्टेटर और रोटर के बीच में, जिसके चलते इंड्यूसेस अनवांटेड अनवांटेड वोल्टेज इंड्यूस होता है, ठीक है? ऑन द मोटर शाफ्ट, जो हमारा शाफ्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें अनवांटेड वोल्टेज इंड्यूस होगा। उसके चलते जो करंट है, अब वोल्टेज आया तो करंट भी आएगा ही, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट बेयरिंग के थ्रू फ्लो करता है और जिसके चलते जो आर्किंग इलेक्ट्रिक आर्किंग होता है और मोटर का बेयरिंग डैमेज होता है, ठीक है? और डैमेज होने का किस तरह से डैमेज होता है और उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा बेयरिंग पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में जब आप प्रॉपर अर्थिंग दिए हैं, तो जो भी करंट है, रेसिडुअल करंट और जो अनवांटेड करंट है, वो उसको एक प्रॉपर पाथ मिलेगा थ्रू द मोटर मोटर बॉडी और वो ग्राउंड में चला जाएगा। तो इस तरह से जो पहला प्रॉब्लम है हमारा ड्यू टू इलेक्ट्रिक बर्न्स, उससे आप बेयरिंग को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रियल टाइम प्रॉब्लम बेयरिंग डैमेज ड्यू टू नो ग्रीसिंग या फिर नो मेंटेनेंस आप कह सकते हैं। और ग्रीसिंग कहाँ-कहाँ पे होता है, क्या-क्या उसका एप्लीकेबिलिटी है, तो ये देखते हैं यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है। बेयरिंग ग्रीसिंग हर टाइप के बेयरिंग पे आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते वो आगे देखेंगे हम लोग, किसमें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रीसिंग कर रहे हैं तो ग्रीस का टाइप क्या है, पीरियड क्या है, ओके? रनिंग टाइम्स के अकॉर्डिंगली आप ग्रीसिंग करना होता है, कितनी देर घंटे चला या फिर कितना ड्यूरेशन, आप आवर्स अगर नहीं है तो एक रफ एस्टिमेट मंथली होता है, वो आप देख सकते हैं। और कितना क्वांटिटी आपको ग्रीसिंग करना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, राइट? तो ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीसिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीसिंग आपका जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है, जो वियर टियर है उसको प्रिवेंट करता है और कंटामिनेशन से भी बचाता है, क्योंकि एक लेयर बना देगा तो जो मॉइस्चर है वो हमारा जो बेयरिंग है उस पे आके नहीं बैठेगा। नेक्स्ट बाकी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं ग्रीसिंग किस टाइप के बेयरिंग पे एप्लीकेबल है और नहीं एप्लीकेबल है। पहला किस टाइप के बेयरिंग पे एप्लीकेबल है, तो अगर बेयरिंग ओपन है तो ही वहाँ पे आप ग्रीस कर सकते हैं। अब ओपन के केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं बेयरिंग नंबर वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6312, या फिर अगर आपका बेयरिंग हमारा सेकंड टाइप का है, पहला बॉल बेयरिंग है, दूसरा जो रोलर बेयरिंग्स होते हैं वो है, उसका एग्ज़ाम्पल एनयू टाइप से वो सीरीज़ स्टार्ट होगा। और ओपन है, अगर आप इमेज में देखिएगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो ओपन बेयरिंग है। तो उस केस में ही ग्रीसिंग करने पे ग्रीस अंदर जाएगा। अब नॉन एप्लीकेबल कहाँ है? तो अगर बेयरिंग सील्ड है, जैसा कि आप मिडल वाला जो इमेज है और उसके बगल में जो रबर सील है, उस केस में आप ग्रीसिंग कर भी नहीं सकते। आपके मोटर के ऊपर नॉब नहीं दिया रहेगा और ग्रीसिंग करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि ग्रीस आपके बेयरिंग तक जाएगा ही नहीं, बिकॉज़ वो ऑलरेडी ग्रीस्ड है और उसके अंदर
ग्रीसिंग का जो पॉइंट है वो नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट है और ये सब हम जो पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में, उस पे आते हैं। और 1 सेकंड, देखिए मेटल सील्ड में जो फॉर एग्जांपल जो हमने ऊपर देखा था ओपन में 6312 था बेरिंग का नंबर, यहाँ पे जेड रहेगा। अगर जेड है तो वो मेटालिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, ओके। या फिर 2Z भी हो सकता है। अगर वो रबर सील्ड है तो वहाँ पे 2RS रहेगा, रबर सील, ठीक है। अब रिमेंबर ये क्वेश्चन याद आया आपको जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि दोनों का नेम प्लेट देख के आप बता सकते हैं कौन किस पे ग्रीसिंग कर सकते हैं किस पे नहीं। तो ऑब्वियस है जो राइट हैंड साइड वाला है जिसमें आप देख सकते हैं 2Z लिखा हुआ है फॉर ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड, तो वहाँ पे ग्रीसिंग पॉसिबल नहीं है। पर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इसमें आप ग्रीसिंग कर सकते हैं। अब कितना ग्रीसिंग करना है, कब करना है, उस पे आते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया इस चीज़ को। अब किस टाइप का ग्रीस है, तो जो पॉलीयूरिया ग्रीस है वो बहुत यूजफुल है इन केस ऑफ सील्ड बेयरिंग, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को सस्टेन करता है। पर ऑब्वियसली अगर अच्छा है तो महंगा भी होगा, तो उस चीज़ को हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं। और उसके जगह पे जो लिथियम ग्रीस है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नॉर्मल जो हमारा बॉल बेयरिंग्स है या फिर सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स, उस केस में वेरी कॉमन यूज। उसके बाद ग्रीसिंग का जो टाइप है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका डिटेल राइट हैंड साइड में भी है इमेज के साथ। नेक्स्ट, कितने समय के बाद करना है और कितना करना है, तो रेंज आपका ऑलरेडी मेंशन रहता है। कोई भी अगर नेम प्लेट आप देखिएगा जिसमें आप ग्रेसिंग कर रहे हैं उसमें आवर्स मेंशन रहेगा, कितने घंटे के बाद करना होता है। और उसके आप और वो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसमें भी मोटर का अगर लोड ज़्यादा है तो वहाँ पे ग्रीसिंग थोड़ा रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा है। अगर जल्दी रोटेटिंग है तो ऑब्वियसली वो ग्रीस को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, रन टाइम ज़्यादा है, एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे ग्रीसिंग थोड़ा-सा कंपैरेटिवली यूज़ होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। और बाकी तो नेम प्लेट पे तो प्रॉपर हर चीज़ मेंशन किया रहता है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा मैंने हाइलाइट किया है, लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो बेयरिंग ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड दोनों मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे 2Z या फिर 2RS मेंशन नहीं है, दैट इज़ इस पर्टिकुलर मोटर में ग्रीसिंग कर सकते हैं। ग्रीसिंग का टाइप कैसा रहेगा, तो ग्रीस यूनिरेक्स N3 ये ग्रीस आपको लगाना है। राइट हैंड साइड पे आते हैं कितने घंटे के बाद लुब्रिकेशन करना है, तो रनिंग आवर्स है 5800। उसके बाद ग्रीसिंग क्वांटिटी ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज 120 ग्राम्स, बस उतना ही करना है आपको। आप 2-4 ग्राम ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसको आप मेज़र करके ग्रीस करें और इस तरह से आपका मोटर जो है हेल्दी रहेगा, उसका ग्रीसिंग प्रॉपर टाइम पे हो रहा है तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था गाइस। इफ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।